हेलो स्टूडेंट्स, एक्सलेंट लर्निंग वीडियोस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं सी टेट 2018 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और उसी सीरीज में हम कर रहे हैं ये मैथ्स के क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं मैथ्स के, और सीडीपी के क्वेश्चंस भी हमारे चल रहे हैं। तो आज जो मैथ्स का ये जो वीडियो है ये है वीडियो 7th। ये कौन सा पार्ट है? 7th पार्ट हम लेके आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 41। बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? एक एक संगतता, क्रमबद्धता, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, समूह बनाना। To develop skill of counting among children, which one of the following is not required to be learned is pre-number concept. One-to-one correspondence, seriation, reciting number names randomly, creating ग्रुप्स। तो बच्चों को यदि गिनती का कौशल विकसित करना है, गिनती हमें सिखानी है, तो कौन सी जो चीज़ है, कौन सी पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है? तो संगतता तो गिनती में होनी ही चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग्स तो उसमें होना ही चाहिए, क्रमबद्धता भी होना चाहिए, सीरिएशन होना चाहिए, ग्रुप भी बनाए जाते हैं। तो कौन सी चीज़ नहीं होती है? वो है संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 42। एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई चौड़ाई उत्तर दे दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? नंबर 1, बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। बच्चा सही कह रहा है, क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई है। बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। ये सवाल है। On asking a child what is area, she answered length into breadth. What can you say about the child's understanding about the concept of area? The child has no idea about the concept of area. The child used the area of rectangle as general idea of area of any closed shape. The child is right in saying area is length into breadth. तो बच्चे से जब ये पूछा गया कि क्षेत्रफल क्या होता है और उसने आंसर दिया लंबाई चौड़ाई, तो इसका मतलब हम बच्चे के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग करेंगे, क्या समझेंगे? क्या उसको कोई जानकारी नहीं है, या फिर बच्चे ने क्षेत्रफल अगर पूछा तो उसके दिमाग में आया कि क्षेत्रफल का पूछ रहा है, एक बंद आकार का कोई कमरा है या बंद आकार की कोई चीज़ है, उसके वह आयताकार है और उसके क्षेत्रफल के रूप में उसका आंसर को यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल का सामान्य विचार है उसको आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। द चाइल्ड यूज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज जनरल आइडिया ऑफ एरिया एनी क्लोज्ड शेप। अब है 43 क्वेश्चन। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गणित सीखने के लिए कठिन विषय है, आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती है, और 3rd है हर कोई गणित सीख सकता है। 4th, गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। ये आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती है, ये इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन है, इट्स नॉट माय ऑप्शन। And which one of the following statements is true with respect to mathematics learning? First, mathematics is a difficult subject to learn. Generally, girls are weaker in mathematics. Everybody can learn mathematics. Mathematics can only be learned by rigorous practice. तो कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन क्या है कि हर कोई गणित सीख सकता है। ठीक है, ये सही आंसर है इसका। अब है क्वेश्चन नंबर 44। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था। ठीक है, एक शीट दी है और उसमें 4 त्रिभुज ऐसे बनाए गए हैं, समकोण है, और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि या प्रयोगशाला विधि। इंग्लिश में देख लेते हैं क्वेश्चन को। टू टीच द पाइथागोरस थ्योरम ए टीचर हैज डिस्ट्रीब्यूटेड ए शीट ऑन विच 4 राइट एंगल्ड triangles were drawn and asked the child to find the relationship between the sides of a triangle. In the above situation, the teacher used inductive method, deductive method, lecture and laboratory method.
तो यहाँ पर देखते हैं, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। टीचर ने क्या किया, पहले एक शीट वितरित कर दी है, ठीक है, और उस पर 4 समकोण त्रिभुज बनाए गए हैं। अब त्रिभुज बनाने के बाद कहा है कि इनके बीच में एक रिलेशन बताइए, एक संबंध है इनके बीच में, वो बताइए, आपको आपको बताना है। तो अब ये कौन सी विधि होगी, आगमन विधि होगी या निगमन विधि होगी, व्याख्यान विधि या प्रयोगशाला विधि। तो ये विधि हो गई आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। आगमन विधि किस प्रकार से हुई है, आगमन विधि में पहले क्या देते हैं, हम एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, पहले हम एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल के आधार पर फिर हम नियम बनाते हैं। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल रख दिए थे, 4 ये त्रिभुज रख दिए थे, उनके बीच में रिलेशन, एक रूल निकालना था। तो ये हो गई आगमन विधि। इसके अलावा आगमन विधि में क्या होता है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर हम जाते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं। एक ये विशिष्ट चीजें थी, इनके बीच में एक जनरल रूल हमें ढूंढना था, एक रिलेशन हमें ढूंढना था। तो ये कौन सी विधि के द्वारा टीचर पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आगमन विधि सबसे बेस्ट विधि होती है। और इस विधि के अंदर क्या होता है कि बच्चे एक्टिव रहते हैं, इसके अंदर बच्चे एक्टिव रहते हैं। अब ये जो निगमन विधि है, डिडक्टिव मेथड जिसे हम कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि पहले नियम बता दिए जाते हैं और नियम के फिर नियमों को सत्यापित किया जाता है उदाहरणों के द्वारा। तो ये किस बेस पर आधारित है, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है ये। इसमें बच्चे एक्टिव नहीं रहते हैं, इसमें टीचर ज्यादा एक्टिव रहता है, ठीक है। व्याख्यान विधि है जो कि एक टीचर होता है, वो पढ़ाता रहता है, बाकी जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ लिसनर का काम करते हैं, व्याख्यान दिया जाता है। प्रयोगशाला विधि में प्रयोग किए जाते हैं, लैब के अंदर कुछ कंट्रोल्ड सिचुएशन होती है, वहां पर प्रयोग किए जाते हैं, वो प्रयोगशाला विधि होती है। लेकिन ये जो एग्जाम्पल दिया गया है, ये आगमन विधि का इंडक्टिव मेथड का है। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन 45। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। नंबर 1, संकल्पना मानचित्र अंतर संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए और संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट concept maps? Concept maps represent a collection of interconnected concepts and links connecting them. Concept maps should be constructed by teachers only. Concept maps are hierarchical in nature. Concept maps help in linking prior knowledge to new instruction. कौन सी चीज इसके लिए सही नहीं है? तो कंसेप्ट मैप क्या होता है, हमें कोई चीज़ याद करनी है, उसको हम लीनियर वे में लिख लेते हैं। जैसे कोई आपको इक्वेशन याद करनी है, इक्वेशंस के कितने टाइप्स होते हैं वो याद करनी है। तो आप हो चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, तो आप कैसे लिख लोगे उसको कि एक लीनियर होता है, ठीक है, एक, और फिर एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, और फिर आपने लिख लिया कि लॉगरिथम इक्वेशन होता है, लॉगरिथमेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है, पावर इक्वेशन होता है। इस तरह के आपने और भी अगर है तो इस तरह से आपने एक बना लिया, सिंपल रेखा चित्र बना लिया। अब ये भी अगर आगे डिवाइड फर्दर कर सकते हैं तो इसमें हम लिख सकते हैं, जैसे लीनियर क्या है, तो ग्राफ, इसके अंदर जो ग्राफ है वो कैसा होगा, इज ए स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में होगा। और जैसे एक एग्जाम्पल 2x+3 = 5 है, इसको ड्रॉ करके हम देख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें हम फर्दर लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर बताया। आप लोग भी जब कुछ चीज़ें याद करते होंगे, चाहे मैथ्स में याद करते होंगे चाहे बाकी अदर सब्जेक्ट में याद करते होंगे, तो इस तरह का एक माइंड मैप बना लेते हैं। अब आप टीचर अभी है या नहीं है, आप एज स्टूडेंट एक स्टूडेंट की तरह पढ़ रहे हैं, तो भी आप माइंड मैप बनाते हैं, कंसेप्ट मैप बनाते हैं। तो क्या ये सिर्फ शिक्षकों के द्वारा बनाया जाना चाहिए? एक साफ सीधी सी बात है, केवल शिक्षक ही इसको बनाएंगे क्या? स्टूडेंट इसको नहीं बना सकते? कोई और इसको नहीं बना सकता? तो ये जो चीज़ है ये गलत है, लेकिन हमारे क्वेश्चन का सही आंसर यही है, ठीक है। बाकी चीजें संकल्पना मानचित्र के लिए सही है कि अंतर संबंधित अवधारणाएं जोड़ने वाले लिंक संग्रह प्रस्तुत करते हैं, ये हायरार्कियल होती है और नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक होती है, टीचर को अपने विषय को समझने के लिए एक नया इंसाइट भी देती है।
पाठ्यक्रम को समझने की सुविधा देती है, जो तथ्य अवधारणाएं होती है उनके बीच में एक रिलेशन बनाती है। लेकिन केवल शिक्षक बनाए जाना चाहिए, ये बात सही नहीं है। शिक्षकों के अलावा और भी बहुत सारे लोग इसे बना सकते हैं। तो 45 का हो गया सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। अब ये आ गया कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 46, 2/3 प्लस 4/5 होगा, क्या होगा? तो हमें इसका एलसीएम ले लेना है। 3 और 5 दोनों किसके अंदर आते हैं? तो ये आते हैं 15 के अंदर। तो बेस में हमने लिख दिया, हर में हमने लिख दिया 15, ठीक है। अब 15 3 से डिवाइड करना, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, प्लस 5 3 ज़ा 15, और 3 को फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया, ठीक है। अब ये 22/15, 22 में 15 का भाग देना है तो एक बार जाएगा, 15 1 ज़ा 15, पीछे कितने बच गए? 7 बच गए, और अपॉन 15। तो सीधा सा क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है, ये है ऑप्शन नंबर 3। सही आंसर तक हम पहुंच गए हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 47। ध्यान से फिगर को देखना है। इसके अंदर लिखा गया है, दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? ये चारों फिगर्स को हमने देख लिया है। अब ये बता रहे हैं कि सभी समांतर चतुर्भुज है। नंबर 2, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, इनमें से 2 सम चतुर्भुज हैं, और इनमें से 2 आयत है। तो देखिए सभी समांतर चतुर्भुज है तो वो तो है ही, पैरेललोग्राम्स सभी हैं, चारों भुजाएं। अब इनमें से एक समांतर चतुर्भुज, जब सभी समांतर चतुर्भुज को हमने सही कर दिया है इन सब फिगर को देख करके, तो एक समांतर चतुर्भुज नहीं, वो कैसे हो सकता है जब सभी हैं? तो ये तो गलत हो गया, और हमें गलत ही ढूंढना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर 2। 2 सम चतुर्भुज है वो भी ठीक है, 2 आयत है वो भी ठीक है, ठीक है। लेकिन हमें गलत आंसर ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ट्रिकी क्वेश्चन, वेरी सिंपल, लेकिन फिर भी गलत हो जाता है। ये सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? आप इसको लिख के देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द नंबर 11,1111? कैसे लिखेंगे हम इसको? तो 11,000, ये हो गए 11,000, 11,000, 1100, ये हो गए 1100, फिर 11, ठीक है। अब इनको हम कैसे लिखेंगे? ये आ गया 1 1, और ये भी आ गया 1 और 1 1 2, और ये 1। तो हमने जब लिखा तब तो ये आया, सही आंसर ये आया, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें ऐसे लगता है कि ये सही होगा, इसको लिख करके देखना है तब हम सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब ये एक एरो बना हुआ है इस तरह, और इस पॉइंट पर लिखा हुआ 25,000 है, फिर कुछ दूरी पर 39,000 है, फिर 61,000 है। ए और बी यहाँ पर लिखे गए हैं, ए और बी, इनके बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। The points A and B represent number on a number line as shown below. The distance between the points A and B is। अब इसको सॉल्व करना है एकदम पेशेंस से। अब 25,000 यहाँ पर है, 39,000, हमें एक बिन डॉट से दूसरे डॉट के बीच में कितनी दूरी है पहले तो वो निकालेंगे। तो यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं, 25 39,000 है तो यहाँ का अंतर आ गया, ठीक है। 7 डॉट्स है तो 2 2 के हिसाब से आ जाएंगे, ठीक है। ये सभी डॉट्स में 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो अब ए से बीच में कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 11,000 है, ठीक है। 11,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22,000, 22,000। तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? इसके बीच की दूरी हो जाएगी 22,000, 22,000 यूनिट्स। लास्ट क्वेश्चन आज का ये है, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 1/16 किलोग्राम शुगर कैन बी मेड फ्रॉम 3 1/4 किलोग्राम ऑफ शुगर? 3 से 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? अब ये टोटल चीनी कितनी है ये है, और उससे 1/16 इतनी इतनी चीनी के पैकेट बनाए जाने हैं। तो कैसे बनाए जाने हैं? तो होल में से इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसको पहले सिंपल कर लेते हैं, सरल गणित अंक में।
कन्वर्ट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा ये 13/4। अब ये टोटल है, इसके अंदर 1/16 का हम भाग दे देंगे, से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 13/4 इंटू 16/1। ये संख्या ऊपर चली जाएगी तो उलट जाएगी, तो 4 4 जा 16, तो 13 4 जा 52। ठीक है, तो सही आंसर क्या आ जाएगा 52। कितने पैकेट हम बना सकते हैं 1/16 किलोग्राम के, जो हमारे पास में टोटल चीनी है, हम 52 पैकेट्स चीनी के बना सकते हैं। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, ये था मैथ्स का पेपर आपका सी टेट 2018 का PYQ है, और ये जो पार्ट है ये 7 है। नेक्स्ट जो वीडियो है हम लेकर के आएंगे CDP का, और उसके बाद फिर से मैथ का। और आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, जिससे कि कॉन्फिडेंस आ सके कि हमने जो भी चीज़ें याद की है उसको हम एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो आने तक keep learning and keep watching excellent learning videos, and please like, share and subscribe. Thank you.